कल के टॉपिक में हमने बायो-सेवर्ट लॉ सीखा था, ठीक है ना। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म ऑफ सेवर्ट लॉ, ठीक है ना। आज हम बायो-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म और इसकी कुछ एप्लीकेशन सीखेंगे। बायो-सेवर्ट लॉ कल आप लोगों ने पढ़ा था, या परसों जब भी पढ़ा था। उसके पहले हम लोगों ने ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट सीखा था। तो ऑर्स्टेड ने जस्ट हमको ये बात बता दिया था कि जब किसी भी करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो होगा, वायर में करंट फ्लो होगा, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और उसने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था कि करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। करंट की डायरेक्शन अगर रिवर्स कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगा। लेकिन उसने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता पाया कि आर पे कैसे डिपेंड करेगा, एंगल पे कैसे डिपेंड करेगा। उसके बारे में बायो-सेवर्ट ने हमको प्रॉपर बताया था, ठीक है ना। बायो-सेवर्ट लॉ हल्का सा आइडिया लेते हैं, उसको फिर से प्रॉपर नहीं करेंगे। इस तरीके से हमने करंट कैरिंग वायर एलिमेंट लिया, तो ये वाला पॉइंट अपना एक्स है और ये वाला पॉइंट अपना वाई है। तो एक्स वाई इज ए करंट कैरिंग वायर। इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। हमको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ पे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा कि पूरे वायर से एक साथ मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकलता है, तो आप इसको छोटे छोटे करंट एलिमेंट में डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इस तरीके से लिया कि ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, इसकी लेंथ dl है, करंट ऊपर को फ्लो हो रहा है, तो इसको हम लोग आइडियल करंट एलिमेंट कह देंगे और डायरेक्शन इस एलिमेंट की वहीं को लेंगे जहाँ को करंट फ्लो हो रहा है। कुल मिला के ये जो करंट एलिमेंट है इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो इस करंट एलिमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम लोग आर कह देते हैं, और आई डी और आर के बीच का एंगल हो गया थीटा, ठीक है ना। तो जो डी बी था इस छोटे से एलिमेंट के कारण पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया था डी बी, इट इज़ प्रपोर्शनल टू आई, मालूम है। डी बी प्रपोर्शनल टू डी एल, इस एलिमेंट के लेंथ के, डी बी प्रपोर्शनल टू 1/r², याद है। अब हमने पी पॉइंट को यहाँ से यहाँ पर ले गए, मतलब इसको सेंटर मान के हमने आर रेडियस का छोटा सा आर्क खींचा। तो अगर पॉइंट पी यहाँ पर होता, अगर पी पॉइंट यहाँ पर होता, इसको मैं पी डैश बोल देता हूँ और इसका पोजीशन वेक्टर मैं आर डैश मान लेता हूँ। हालांकि आर और आर डैश दोनों का लेंथ सेम है, अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर है, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो इस पी पॉइंट पर करंट एलिमेंट का लेंथ डी एल ही रहेगा। इस पी डैश के लिए भी करंट आई ही रहेगी, इस पी डैश के लिए इन्वर्स का वही रहेगा, सब कुछ सेम है। लेकिन हमने ये पाया कि पी डैश पर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो पी के मैग्नीट्यूड से कम है। तो कहाँ फ़र्क पड़ा, आई और डी एल और आर के बीच का एंगल और डी एल और आर डैश के बीच के एंगल में तो फ़र्क है, तो एंगल पे डिपेंड कर रहा था। इसलिए डी बी प्रपोर्शनल टू हमने साइन थीटा लिया, हमने टेन थीटा नहीं लिया, हमने सेक थीटा नहीं लिया, हमने कॉस थीटा नहीं लिया। टेन थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई इन्फिनिटी जाएगा। तो इन चारों को जब हमने मिक्सअप किया तो डी बी प्रपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन r² आया। अब जब हम डी बी प्रपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो डी बी इज इक्वल्स टू जो आएगा वो कितना आएगा, μ0/4π आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। ये हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके थे, याद है ना आपको। वेर μ0/4π इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। μ0/4π क्या अपना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जहाँ पर μ0 को हम लोग परमेबिलिटी बोलते हैं, PERMEABILITY। μ0 क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, PERMEABILITY, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। μ0 को इंग्लिश में हम परमेबिलिटी बोले और हिंदी में हम इसको बोलते हैं चुंबकशीलता। मीडियम का किसी μ0 एयर और वैक्यूम का परमेबिलिटी है, तो हिंदी में कहते हैं चुंबकशीलता। मतलब एयर और वैक्यूम कितना ज़्यादा मैग्नीफाइड है, कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, ठीक है ना, ये आपको मालूम है। अब एक काम हम करते हैं, हाई स्कूल में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था
F इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। मैं नहीं ले रहा हूँ, जस्ट पढ़ा था। अगर नहीं आ गए, नहीं भी पढ़ा तो अब याद रखिए F इक्वल टू आई बी एल। अब F इक्वल टू आई बी एल क्यों लिखा? मुझको B का यूनिट चाहिए, मुझको म्यू ज़ीरो का यूनिट चाहिए कुल मिला के। हम डायमेंशनल एनालिसिस लगाएंगे, मतलब मुझको I का यूनिट मालूम है, मुझको R का यूनिट मालूम है, मुझको DL का यूनिट मालूम है। अगर मुझको DB का यूनिट पता लग जाए तो मैं उसकी मदद से म्यू ज़ीरो का यूनिट इजीली निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से B कितना है भाई? B जो आया यहाँ से F अपॉन आई एल, तो B जो रहा वो F अपॉन आई एल है। F का यूनिट न्यूटन, I का यूनिट एम्पियर, L का यूनिट मीटर, तो B का यूनिट क्या रहा? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो अगर हम यूनिट वाइज करें तो B का यूनिट क्या रहा भाई? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। म्यू ज़ीरो का यूनिट हमको चाहिए, I का यूनिट एम्पियर, DL का यूनिट मीटर, साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कोई भी यूनिट नहीं होगा, अपॉन R लेंथ डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है तो मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कटा, इस मीटर से फिर ये मीटर कट गया, एम्पियर अपॉन में आया, तो यूनिट ऑफ म्यू ज़ीरो या म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई, 4 पाई को यूनिट होगा नहीं, क्या आ गया? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट ऑफ म्यू ज़ीरो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो याद रखिए B का यूनिट अब याद रखना शुरू कीजिए। B का यूनिट क्या है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। म्यू ज़ीरो का यूनिट क्या है? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। B का यूनिट क्या है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और म्यू नॉट का यूनिट क्या है? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई का जो वैल्यू था, तो म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई का जो वैल्यू आता है, वो वैल्यू जो आता है वो होता है 10⁻⁻⁷। ये एक्सपेरिमेंटली निकाला बायोसेवर्ट ने। तो म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई का वैल्यू है 10⁻⁷। यूनिट क्या है? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई। म्यू ज़ीरो इज़ द परमेबिलिटी। म्यू ज़ीरो चुंबकशीलता है, परमेबिलिटी है, वो फ्री स्पेस का है। अगर किसी मीडियम का होता तो हम जस्ट म्यू यूज़ करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ किए थे एक एप्सिलॉन और एक एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी, वैद्युतशीलता हिंदी में, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम। म्यू इज परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम। किसी मीडियम के लिए म्यू का यूज़ करेंगे, एयर और वैक्यूम के लिए म्यू नॉट का यूज़ करेंगे। और म्यू नॉट अपॉन 4 का वैल्यू कितना है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू कितना रहा? 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये क्या है भाई? आपका बायोसेवर्ट लॉ का जस्ट मैग्नीट्यूड वाइज फॉर्म। अब हम जिक्र कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म का। अब वेक्टर फॉर्म करने के लिए पहले हम स्क्रू रूल अप्लाई करते हैं। स्क्रू रूल क्या? देखिए भाई, मैंने किसी भी वायर को राइट हैंड से इस तरीके से पकड़ूँ कि जो अंगूठा है वो रिप्रेजेंट करे डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पर अंगूठा करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उंगलियाँ जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी, जिस डायरेक्शन में घूमेंगी, वो क्या था? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं पहले इसके जस्ट पहले का जो टॉपिक था, जो वीडियो आपको बताया दिया था, उसमें हम लोगों ने ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। उस ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के तुरंत बाद हम लोगों ने अपना ये सीखा था कि किसी भी वायर, करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर होता है। अब इस सर्किल क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं और ये सर्किल एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं। तो क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा? तो हमने अंगूठा पकड़ा, ये करंट कहाँ को आ रहा है? ऊपर को आ रहा है। तो उंगलियाँ कैसे घूमे? देखिए, ये इधर से राइट साइड से कहाँ को जा रही हैं? अंदर को। लेफ्ट से कहाँ को आई? ऊपर को। समझ रहे हो? तो किस तरीके से घूम रहा है? इस तरीके से। कब? जब करंट ऊपर को है। अगर इसी वायर में करंट नीचे को होता तो क्या हम वायर ऐसे पकड़ते? नहीं, करंट नीचे को है। आप करंट नीचे को तो अंगूठा ऐसे नहीं करोगे, ठीक है। तो अब हाथ को ही क्या किया? उल्टा किया, तो करंट कहाँ को आ रहा है? नीचे को आ रहा है। तो अब उंगलियाँ ऐसे नहीं घूम रही हैं। तो अब राइट साइड से कहाँ? राइट साइड से देखो उंगलियाँ कहाँ को आ रही है? ऊपर को। और लेफ्ट से कहाँ को आ रही हैं? ऐसे घूमते हुए आएगा तो कहाँ को आएगा? नीचे को। अब यहाँ पर बेसिकली दो डायरेक्शन 11th में हमने वेक्टर पढ़ा था, एक डॉट होता है और एक क्रॉस होता है। व्हाट इज डॉट एंड क्रॉस? डॉट एंड क्रॉस आर जस्ट रिप्रेजेंट डायरेक्शन। डॉट इज रिप्रेजेंट डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर। क्रॉस इज रिप्रेजेंट डायरेक्शन इनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। डॉट प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर डायरेक्शन है और क्रॉस प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की ओर डायरेक्शन है। दैट इज डॉट इज जस्ट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट। Dot is just represent direction of current outward to the plane of paper. Cross is just represent direction of current inwards to the plane of paper. ठीक है, डॉट और क्रॉस है। इसी एलिमेंट को मैं यहाँ पर लूँ तो इसमें करंट कहाँ को है? ऊपर को। अंगूठा है तो उंगलियाँ कहाँ को आ रही है? नीचे को। तो इस P या P डैश पे उंगलियाँ कहाँ को आ रही है? नीचे को। नीचे को मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर को। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को रहा? क्रॉस, प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर को। और यहाँ पर भी कहाँ को रहेगा? क्रॉस, अंदर को। क्या
ये वायर यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? नहीं, ये वायर चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मतलब इसने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया और ये अपने लेफ्ट में भी करेगा। अब अगर मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड पॉइंट लेता, मेरे को यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती, तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड होता तो उसकी डायरेक्शन कैसे होती? अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते? फिर इस करंट एलिमेंट के इनिशियल पॉइंट को हम इस पॉइंट से जोड़ते, वो हमारा आर होता। एंगल डी एल और इसके बीच का आता जो भी था। अब डायरेक्शन कैसे आएगी? डायरेक्शन देखिए कैसे आएगी। अंगूठा कहाँ को आया? ऊपर को। यहाँ से करंट कहाँ को है? नीचे को। और घूम के यहाँ से करंट को आया? ऊपर को। यहाँ से करंट अंदर को है और वायर के नीचे से यहाँ से करंट कहाँ को आ रहा है? ऊपर को। तो ऊपर को मतलब डॉट। तो ये है कोई डायरेक्शन। अब इसी को हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में समझना है। अब पहली बात समझते हैं ए क्रॉस बी। चलिए 11th में चलते हैं। पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। ये ए है, वेक्टर ए, और ये वेक्टर बी। दो वेक्टर लिए, इनिशियल पॉइंट है। इट इज़ वेक्टर ए, इट इज़ वेक्टर बी, और ये आपका इनिशियल पॉइंट है। ठीक है। एंगल है ए और बी, याद है। तो अगर ए क्रॉस बी किया था, तो ए क्रॉस बी किया था तो एंगल कहाँ को हाथ कैसे आया था? याद है ना? ए से बी की ओर। बी क्रॉस ए किया था तो बी से ए की ओर। मतलब इस हाथ का बहुत यूज़ होता है कि अभी हमने मैग्नीट्यूड करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए भी स्क्रू में इसका यूज़ इसी हाथ का यूज़ किया और इस तरीके से हाथ घुमाया। बस अंगूठा करंट था, उंगलियाँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड था। और अगर दूसरे तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें 11th में, तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी ये ए है, ये बी है। तो अगर ए क्रॉस बी करना है तो उंगलियां ए से बी की ओर, अंगूठा ऊपर को, इट इज़ ए क्रॉस बी। बी क्रॉस से करना होता तो उंगलियां बी से ए की ओर आती, बी से ए की ओर आती, तो अंगूठा कहाँ को आता? नीचे को। अंगूठा नीचे को आ रहा है तो वो बी क्रॉस से होता। तो ए क्रॉस बी अगर ऊपर को है तो बी क्रॉस से कहाँ को आएगा? नीचे को। निकालेंगे कैसे? ए से बी की तरफ। ए क्रॉस बी में अंगूठा क्या बताएगा? डायरेक्शन। बी क्रॉस ए में बी से ए की तरफ। तो ये जो लाइन है, ये जो वायर है, ये देखिए, ये क्या है? ए। ये क्या है? बी। तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर। देखिए ये जो ए और बी है, ये कहाँ लाई कर रहे हैं? ए और बी लाई कर रहे हैं अपने प्लेन पर, और ये कहाँ को आ रहा है? प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर को या फिर नीचे को होगा जिस प्लेन पर दो वेक्टर लाई कर रहे हैं। हमने कौन लिया? ए और बी। तो अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, बी क्रॉस ए करेंगे तो उंगलियां किससे कैसे आएंगी? बी से ए को। तो ये कहाँ को आएगा? प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे को। ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हो गई। तो ए क्रॉस बी, ए अलग है, बी अलग है, ए क्रॉस बी अलग है। ए कोई फिजिकल क्वांटिटी, बी कोई फिजिकल क्वांटिटी, ए क्रॉस बी कोई अलग क्वांटिटी। तो ए क्रॉस बी, तो ए क्या है? वेक्टर। बी क्या है? वेक्टर। ए क्रॉस बी क्या है? वेक्टर। एंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हमेशा ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना? अब वेक्टर फॉर्म करते हैं। देखिए इसको मैं दोबारा वेक्टर फॉर्म करते हैं। अब ध्यान सुनिएगा। तो अपना ये वायर था, वेक्टर फॉर्म था। ये कल का टॉपिक था जब हमने कल पढ़ा। इस अब आज जो टॉपिक में इसका अब आगे करेंगे। मैं हल्का सा इसको रिकॉल किया। अब ठीक है। तो अब अगला केस क्या है? देखिए ये अपना वायर है, एक्स और वाई। करंट फ्लो हो रहा है ऊपर को। एक पॉइंट ये लेते हैं पी, एक पॉइंट ये लेते हैं पी डैश। पहले वही ट्रेडिशन भाई जो हमारा चला आ रहा है वो करते हैं। ये वायर करंट ऊपर को, वायर पकड़ोगे ऐसे, उंगलियां घूमी, राइट साइड से कहाँ को आ रही हैं? नीचे को। लेफ्ट से कहाँ को आएंगी? ऊपर को। तो यहाँ से नीचे को मतलब अंदर को क्रॉस, यहाँ से ऊपर को मतलब डॉट। तो ये तो निकाल लिया। तो सर इसमें वेक्टर यूज़ कहाँ से हुआ? आपने तो स्क्रू रूल लगाया। स्क्रू रूल लगाने के बाद आपने कह दिया कि यहाँ पर अंदर को है क्रॉस और यहाँ पर बाहर को है। कैसे पता लगा? वायर पकड़ा, वायर आपने इस तरीके से पकड़ा, करंट ऊपर को गया, यहाँ से अब करंट ऊपर का तो उंगलियां कर्ल करेंगे, यहाँ से अंदर को और यहाँ से ऊपर को, यहाँ से अंदर को, यहाँ से ऊपर को। अंदर को मतलब क्रॉस, बाहर को मतलब डॉट। करंट नीचे को होता तो हाथ ऐसे पकड़ते, यहाँ से कहाँ को आता? फिर अंदर को। जब करंट नीचे को होता तो यहाँ से अंदर को क्रॉस और यहाँ से बाहर को डॉट। अब हमने इसको वेक्टर फॉर्म में समझना है। देखिए पहले इस पॉइंट को हम लोग पी कह देते हैं जहाँ पर अंदर को डायरेक्शन है क्रॉस। तो इस पी को अब आइडियल करंट एलिमेंट के इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, और जो ये डिस्टेंस यहाँ पर रहा, दिस डिस्टेंस इज आर। ये कौन हो गया बेटा? पी का पोजिशन वेक्टर आर। ठीक है। और एंगल कितना है? थीटा। ठीक है। तो इस पी की बात करते हैं एट पी। देखिए एट, अगर पी की बात करें तो एट पी पॉइंट की बात करेंगे तो क्या बायो-सेवर्ट लॉ? डी बी। क्या था फॉर्मूला? किस में डिपेंड कर रहा था? आई पे, डी एल पे, साइन थीटा पे और अपॉन आर स्क्वायर पे। फिर हमने क्या लगाया था? म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। म्यू ज़ीरो क्या था? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस।
अब क्या है, इसको वेक्टर फॉर्म में करना है। चलिए भाई, वेक्टर फॉर्म ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी, अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूं तो व्हाट इज़ ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी क्या था भाई आपका? ए क्रॉस बी था मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू ईटा कैप। ईटा कैप क्या था? डायरेक्शन। कहाँ को होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर या प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर। मतलब अगर आप ए क्रॉस बी करेंगे तो प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, बी क्रॉस ए करेंगे तो अंदर को। तो ये ईटा कैप जस्ट रिप्रेजेंट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो भाई यहाँ पर देखिए करंट वेक्टर कौन कौन है? डी एल और आर। तो वेक्टर होगा तो डी एल क्रॉस आर होगा, सीधी सी बात है। डी एल क्रॉस आर मतलब डी एल आर साइन थीटा। अब डी एल आर साइन थीटा होगा तो डी एल है साइन थीटा, आर की कमी है तो आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड हम लोग करते हैं। तो डी बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया भाई? म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा। अब आर न्यूमिनेटर में एक्स्ट्रा दिया है तो डिनोमिनेटर में भी आएगा। ये हो गया। अब ऐसा करके फायदा क्या हुआ? डी एल आर साइन थीटा। अब डी एल आर साइन थीटा को आप डी एल क्रॉस आर भी कर सकते हैं, आर क्रॉस डी एल भी कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। अगर आर क्रॉस डी एल करेंगे तो उंगलियां आर से डी एल की तरफ आएंगी। कहाँ को आएगा? ऊपर को, अंगूठा ऊपर को, डायरेक्शन ऊपर को। लेकिन है कहाँ को? नीचे को। तो इसका मतलब आर क्रॉस डी एल नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? डी एल क्रॉस आर। अगर डी एल क्रॉस आर करेंगे तो कहाँ को अंगूठा आएगा? नीचे को। तो अगर मैं डी एल क्रॉस आर लिख दूँ, अगर मैं इस फॉर्मूला क्या लिख दूँ? म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। शायद ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल यस। लेकिन अब वेक्टर में लिख दिया है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी क्या होगा? वेक्टर। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। अब डी एल क्रॉस आर क्यों किया? डी एल क्रॉस आर इसलिए किया क्योंकि उंगलियां डी एल से आर की तरफ आएंगी। सबसे पहले हमने अपना वही ट्रेडिशन खानदानी तरीका यूज़ किया भाई, अंगूठा ऊपर को आया, उंगलियां कहाँ को आई? घूमेंगे ना, यहाँ से कहाँ को? नीचे को, और यहाँ से कहाँ को? ऊपर को। तो जब यहाँ से नीचे को आया तो क्रॉस, और यहाँ से ऊपर को आएगा तो डॉट। ठीक है, तो ये क्रॉस हो गया, डॉट हो गया। तो ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पे डायरेक्शन क्रॉस और यहाँ पर डायरेक्शन डॉट है। अब क्या है कि मैं इस पी डैश की बात भी कर लेता हूँ, इस पी डैश को पकड़ लेता हूँ, और इस पी डैश का जो पोजीशन वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर इस आइडियल के इनिशियल पॉइंट से वो होगा आर डैश। इसका आर था, इसका आर डैश है। मान लो कि आर 5 मीटर तो ये 5 मीटर, बस डायरेक्शन का अंतर है। तो यहाँ पर एंगल किसका लिया? डी एल क्रॉस आर। यहाँ भी किसका एंगल लोगे? डी एल क्रॉस आर। एंगल तो डी एल आर लोगे। अगर यहाँ पर क्रॉस करोगे तो यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट के लिए भी क्या लगाएंगे? डी एल क्रॉस आर। अब डी एल क्रॉस आर कहेंगे तो उंगलियाँ कैसे आएंगी? डी एल से आर डैश की तरफ। तो डी एल क्रॉस आर आ रही है ना। तो ऐसा करने से फायदा क्या हो रहा है? अंगूठा कहाँ को आ रहा है? ऊपर को। और अंगूठा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए क्रॉस बी। डी एल क्रॉस आर का डायरेक्शन, तो डी एल क्रॉस आर कहाँ को आया है? ऊपर को। मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ को है? ऊपर को। अगर आर डैश क्रॉस डी एल करते तो उंगलियाँ कहाँ से कहाँ को आती? आर डैश से डी एल की, अंगूठा कहाँ को आता? नीचे को। मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्शन अपने वो खानदानी ट्रेडिशनल तरीके से अपोज हो जा रही है। तो इसलिए आप हमेशा क्या करेंगे? डी एल क्रॉस आर। तो इट इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ही लिखने को आता है बेटा कि राइट द वेक्टर फॉर्म बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, अब इसको आप एक बात और करते हैं। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? व्हाट इज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नीट्यूड तो बताएगा और डायरेक्शन बताएगा। मैग्नीट्यूड किसके अलोंग है? डी एल क्रॉस आर के अलोंग। और डायरेक्शन किसके अलोंग है? मैग्नीट्यूड किसके कौन बताएगा? डी एल क्रॉस आर। डी एल क्रॉस आर कितना होगा? मॉड ऑफ डी एल इंटू मॉड ऑफ आर इंटू साइन ऑफ थीटा। थीटा किसके बीच खाएंगे? डी एल और आर के बीच खाएंगे। और डायरेक्शन को कौन बताएगा? डी एल क्रॉस आर। डी एल क्रॉस आर क्या होगा भाई? उंगलियां कहाँ से कहाँ को आएंगी? डी एल और आर के अलोंग। तो मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है। तो इट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। हालांकि डायरेक्शन निकालने के लिए हम डी एल क्रॉस आर का यूज़ कर सकते हैं, करेंगे, लेकिन हम वही ट्रेडिशन लगाएंगे, हम लोग स्क्रू रूल और पाम रूल का ही यूज़ करेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। करेक्ट क्या करते हैं मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। देखिए, वेक्टर डी भी है तो कितना था? म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई कितना? डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। अब अपॉन का जो आर क्यूब है, इसमें से एक आर मैं उधार ले लेता हूँ, ले लिया मैंने, तो एक आर अगर ले लेंगे तो आर स्क्वायर बन जाएगा। अब हमारे बदल जी का तो है नहीं भाई, कभी आर लगा लो कभी आर गायब कर दो। तो अगर एक आर गायब किया है तो वो आर मैंने इस आर के अपॉन में लिख दिया।
कुछ फर्क पड़ा ना, क्योंकि ये आर और ये आर स्क्वायर आर क्यूब, लेकिन वेक्टर आर अपॉन आर क्या बन गया, आर कैप। याद है यूनिट वेक्टर, किसी वेक्टर यूनिट वेक्टर उसी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, 11th में पढ़ा था हम लोगों ने, ए कैप वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो आर वेक्टर अपॉन आर क्या बन गया, आर कैप। तो डी बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया भाई आपका, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो ये भी बायो-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म है और ये भी बायो-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म है, अंतर कुछ नहीं है। यहाँ पर आर कैप अपॉन आर स्क्वायर है, यहाँ पर वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब है। तो वेक्टर आर में एक आर का वेक्टर आर कर कहोगे तो यहाँ से अगर वेक्टर आर निकालोगे तो वो आर इंटू आर कैप आएगा। तो वेक्टर आर कितना, आर इंटू आर कैप। तो एक आर से आर कटेगा, ये तो बनेगा, लेकिन बच क्या जाएगा, आर कैप। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों ही किससे बन कर रही हैं, बायो-सेवर्ट लॉ के वेक्टर फॉर्म को। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका बायो-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म, मेकर से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब ये बायो-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड आई नॉट, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड आई नॉट। ठीक है, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में, म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, सॉरी म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज म्यू नॉट, परमेबिलिटी, PERMEABILITY। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी, PERMITIVITY, परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी। हिंदी में चुंबकशीलता, हिंदी में वैद्युशीलता। चुंबकशीलता, चुंबकशील कितना होगा, मतलब मैग्नेटाइज कितना हो सकता है कोई मीडियम। एप्सिलॉन नॉट वैद्युशीलता, मतलब कोई मीडियम कितना ज़्यादा कि इलेक्ट्रीफाइड हो सकता है, वो कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस कर सकता है। चलिए अब रिलेशन करते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से म्यू नॉट आएगा। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द यूनिट ऑफ बी, बी का यूनिट क्या है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। म्यू नॉट का यूनिट क्या है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, याद कीजिए। इसका वैल्यू कितना था, हाँ याद है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, शाबाश, पर हाँ कूलम स्क्वायर। ये किसका यूनिट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो वैल्यू है, बताइए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसका जो वैल्यू है वो होता है 10⁻⁻7। बताया था ना, क्या यूनिट थी, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमको म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन बनाना है। क्या करें, डिवाइड देते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। डिवाइड देते हैं तो 1/2। 1 कौन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन, अभी तो मैथमेटिक्स है जनरल से, अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं हल्ला करना चाहिए। म्यू 0/4 पाई, तो इसका वैल्यू कितना है, 9 × 10⁹ क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, अपॉन इसका वैल्यू कितना था, 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, बच्चों में आपने बहुत किया है, तो उल्टा हो जाता है ना, A/B/C/D उल्टा हो गए, 4 पाई अपॉन म्यू नॉट। -7 ऊपर गया, -7 ऊपर जाकर +7 बनेगा, -9 और +7 हो गया आपका 10⁻16। कुछ दिख रहा है, देखिए नोटिस आ गया होगा, 3 का स्क्वायर, 10⁸ का स्क्वायर, 3 × 10⁸ का स्क्वायर, 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ सॉल्व करते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू, ये न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर को पलटोगे तो एम्पियर स्क्वायर पर न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन चल दिया। ठीक है, आई इज इक्वल्स 4 पाई से 4 पाई चल दिया, कितना बचा, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आई इज इक्वल्स टू क्या है, Q/T। आई का यूनिट एम्पियर, क्यू का यूनिट कूलम, टी का यूनिट सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड एम्पियर, कूलम पर सेकेंड एम्पियर, या एम्पियर सेकेंड कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर एम्पियर स्क्वायर है, कौन है, एम्पियर स्क्वायर, या I = Q/T। दिस इम्प्लाइज दैट Q = I × T। तो Q का यूनिट कूलम, I का यूनिट एम्पियर, T का यूनिट सेकेंड। तो 1 कूलम 1 एम्पियर सेकेंड, 1 कूलम 1 एम्पियर सेकेंड। तो 1 कूलम 1 एम्पियर सेकेंड, तो कितना आ गया भाई, 9 × 10⁻16 मीटर स्क्वायर है, एम्पियर स्क्वायर है, अपॉन कूलम। कूलम क्या था, कूलम इज इक्वल्स टू
एम्पियर सेकेंड कूलम इज इक्वल्स टू एम्पियर सेकेंड कूलम स्क्वायर, मतलब एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, निपट लिया, ठीक है ना। तो क्या बचा भाई, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर जो बचा वो क्या बचा, 1/, बताइए, सॉरी दिख नहीं रहा है ना, यहाँ पर क्या बचा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बचा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, तो ये बचा आपका 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, आ गया 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कितना है 9 × 10⁻16, कितना बचा है 9 × 10⁻16, क्या है मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, कितना मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, ये पेन नहीं दिख रहा है, अब ठीक है, तो कितना है बताना आपका 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, आ गया, इज इक्वल्स टू 9 को 3 का स्क्वायर, 10⁻16 को 10⁸ का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। मतलब कुल मिला के जो चीज़ थी ये डायमेंशनल सॉल्व करनी थी, तो इनकी डायमेंशन को डिवाइड देके जो ओवरऑल आ रहा है लास्ट में क्या आ रहा है मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, व्हाट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट रिप्रेजेंटेड बाय c, तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू c स्क्वायर, या 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू c वेलोसिटी ऑफ लाइट। वैक्यूम का परमिटिविटी और वैक्यूम की परमेबिलिटी के अंडररूट का रेसिप्रोकल इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एनी मीडियम, अगर आप किसी मीडियम में चलते तो 1/√ऑफ मीडियम का परमिएबिलिटी होता, मीडियम का परमिटिविटी होता, तो वेलोसिटी भी मीडियम की आती, मतलब एयर का परमेबिलिटी वैक्यूम का परमिटिविटी, वैक्यूम का परमेबिलिटी वैक्यूम का परमिटिविटी, एयर का परमेबिलिटी वैक्यूम का परमिटिविटी, वैक्यूम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर। वाटर की बात करते हैं, अगर हम पानी में जाएंगे तो पानी का परमिटिविटी चेंज होगा, पानी का परमिबिलिटी चेंज होगा, और पानी के अंदर लाइट का स्पीड भी तो अलग होता है, नहीं समझे, तो दिस इज रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम का परमिटिविटी लिया है या जिस मीडियम का परमिबिलिटी लिया है। वैक्यूम की बात करोगे तो वैक्यूम का परमिबिलिटी लोगे, वैक्यूम का परमिटिविटी लोगे, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट भी वैक्यूम में बनेगी। तो ये आपका हो गया रिलेशन बिटवीन μ0 एंड एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब एक टॉपिक और कर लेते हैं, कंपैरिजन बिटवीन कूलम्ब्स लॉ एंड बायो-सेवर्ट लॉ। क्या कर लेते हैं भाई, कंपैरिजन बिटवीन कूलम्ब्स लॉ एंड बायो-सेवर्ट लॉ। एक मिनट मैं इसको भी बना दूं, कंपैरिजन बिटवीन बायो-सेवर्ट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ, कंपैरिजन बिटवीन कूलम्ब्स लॉ एंड बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है ना। कंपैरिजन बिटवीन कूलम्ब्स लॉ एंड बायो-सेवर्ट लॉ। चलिए भाई, आप इसको पॉइंट वाइज बना के लिखेंगे, मैं तो नहीं लिखूंगा सब कुछ, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है ना। दिस इज व्हाट इज दिस चार्ज, ये क्या है पॉइंट जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, याद है, ये O प्लस Q का चार्ज, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड था, एट दैट जिस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड था उस पॉइंट में क्या रखा, टेस्ट चार्ज, कितना Q0 प्लस फोर्स इन दोनों को जॉइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग बाहर को, और जो डायरेक्शन फोर्स का था वही डायरेक्शन किसका था, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो फोर्स अगर बाहर को है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर को होगा। अच्छा, नेगेटिव होता तो ये टेस्ट चार्ज क्या करता, अट्रैक्ट कहाँ को आता, अंदर को। तो क्या पता लगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो आर के अलोंग या तो बाहर को है या आर के अलोंग अंदर को है, ये बायो-सेवर्ट लॉ था। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया वो एक चार्ज ने प्रोड्यूस किया, चार्ज, पॉइंट चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए चार्ज एलिमेंट, it is an scalar quantity, and the direction of electric field is along to the r or opposite to r, depend on the sign of this charge. if this is positive तो E का डायरेक्शन r के along बाहर को, if it is negative तो E का डायरेक्शन r के along अंदर, बस r के along होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा कूलम्ब्स लॉ में। और E का मैग्नीट्यूड कितना था, E, एंड व्हाट इज E, अरे पता है ना, 1/4πε0 Q/r² इंटू r कैप,
व्हाट इज आर कैप रिप्रेजेंट? डायरेक्शन। आर के अलोंग बाहर को या आर के अलोंग अंदर को, डिपेंड ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव होगा तो बाहर को, नेगेटिव होगा तो अंदर, लेकिन होगा आर के अलोंग। ये कूलम्ब्स लॉ है भाई। फिर बायोसेवर्ट में आते हैं। बायोसेवर्ट में आते हैं तो भाई बहुत बार बना दिया, आज थकने लगा हूँ मैं इसको बनाते हैं, बोर होने लगा हूँ। मतलब ये एलिमेंट हो गया, ठीक है। एक मिनट रुकना है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ। हाँ अब ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ पर आपका ये एक्स वायर था, एक्स हो गया, और ये वायर, तो इट इज़ वायर, करंट कैरिंग वायर, करंट फ्लो रहा है ऊपर को। पी पॉइंट यहाँ पर था तो यहाँ पर भी हम पी पॉइंट ले लेते हैं। अब क्या किया था, अभी तो बहुत बार आपने कर लिया, अब क्या किया था, एक छोटा सा एलिमेंट हम लोगों ने यहाँ पर लिया, ठीक है, और इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ ली डी एल, और ये हो गया आपका आई। तो आई डी एल इस करंट एलिमेंट। तो यहाँ पर पॉइंट चार्ज को इस पॉइंट से, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, उसको रिक्वायर्ड पॉइंट से ज्वाइन किया आर। यहाँ पर जिस करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसको ज्वाइन करोगे पी से, ये हो गया आर, वेक्टर आर, और ये है आइडियल और आर के बीच का एंगल थीटा। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? अब एलिमेंट बहुत छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत छोटा डी भी ले रहे हैं, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, यहाँ डी क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर क्यू लिया था। अगर चार्ज बहुत छोटा होता डी क्यू बहुत छोटा होता, लेकिन टेस्ट चार्ज उससे भी छोटा होगा, ये मालूम है आपको। चार्ज बहुत छोटा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड डी लेते, लेकिन हमने एलिमेंट बहुत छोटा लिया तो डी भी लिया। डी भी कितना भाई, म्यू 0/4πi डी एल क्रॉस आर या आर कैप। अगर आर लोगे तो अपॉन आर क्यूब लिखोगे, आर कैप लोगे तो अपॉन आर स्क्वायर लिखोगे। तो ये आपका बायोसेवर्ट। तो ये कॉन्सेप्ट की बात थी सर, ये तो हमने पहले से पढ़ा है। अब चल रहा है कंपेरिजन, कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। और एक काम और करते हैं, इसका आर कैप वाला फॉर्म भी लिख लेते हैं। तो डी बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, म्यू 0/4πi डी एल, क्योंकि इस आर के साथ मैग्नीट्यूड भी है न्यूमरेटर में, वेक्टर आर है, तो वेक्टर आर कितना होगा बेटा आपका, मॉड ऑफ आर इंटू आर कैप इक्वल टू आर अपॉन आर। तो यहाँ मॉड मेरे को इसका मैग्नीट्यूड पसंद नहीं आ रहा है, तो इसका जो आर है उस आर से एक आर क्यूब निपटा दो, तो आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या गया बेटा आपका डी बी, डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो हम इसको लेंगे, इन दोनों से कंपेयर करते हैं। देखिए भाई, अब इससे क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में आर का मैग्नीट्यूड था ना, वेक्टर आर था, तो हमने वेक्टर आर को क्या लिया, जस्ट आर कैप लिया। मतलब यहाँ पर आर कैप जस्ट रिप्रेजेंट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड नहीं है, तो बात ठीक है। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ 1/r² को फॉलो कर रहा है, यस। बायोसेवर्ट लॉ भी 1/r² को फॉलो कर रहा है, यस। तो इट इज सिमिलरिटी, बोथ आर फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर डिस्टेंसेस, यस। इलेक्ट्रिसिटी में जो काम पॉइंट चार्ज कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में जो काम चार्ज कर रहा है, मैग्नेटिज्म में वही काम करंट एलिमेंट करेगा। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए चार्ज एलिमेंट और पॉइंट चार्ज, एंड इन द सेम वे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट एलिमेंट। तो अगर हम एनालॉजी की बात करें, हम इसको एनालॉगली देखें तो जो चार्ज कर रहा है वही काम करंट एलिमेंट भी करेगा, जिसको आप सिमिलरिटी कह सकते हैं। अब है डिफरेंसेस जो कि मेन है। पहला डिफरेंस, यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो आर के, यानी कि आर के ही अलोंग बाहर को या आर के ही अलोंग अंदर को। यहाँ पर डी एल क्रॉस आर है, और डी बी का डायरेक्शन ना ही डी एल के अलोंग होगा, डी बी का डायरेक्शन ना ही आर के अलोंग होगा। डी बी का डायरेक्शन डी एल क्रॉस आर कैप या डी एल क्रॉस आर के अलोंग होगा, और डी एल क्रॉस आर का डायरेक्शन जो होगा, डी एल क्रॉस आर का जो डायरेक्शन होगा वो डी एल और आर दोनों के परपेंडिकुलर बाहर को या अंदर को होगा। ऐसे करोगे तो डी एल क्रॉस आर ऐसे आएगा, यहाँ होगा तो डी एल क्रॉस आर ऐसे आता। तो डी एल, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग टू द वेक्टर डी एल क्रॉस आर, that is perpendicular to dl as well as perpendicular to r. That is the direction of electric field is along to the direction of position vector, जबकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो पोजीशन वेक्टर आर के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। पहला डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय ए चार्ज एलिमेंट विच इज ए स्केलर। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर हो किसी स्केलर क्वांटिटी चार्ज से रिप्रेजेंट हो रहा है, बन रहा है।
जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर आने वाला है बी, जो कि कहाँ को आएगा भाई, अंदर को आएगा ना, डीएल क्रॉस आर, अंदर को क्रॉस, तो डी भी देखो अंदर को है, अंदर को मतलब आर के परपेंडिकुलर अंदर की ओर, और यहाँ पर होता तो आर के परपेंडिकुलर बाहर को, जबकि इलेक्ट्रिक पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आर के अलोंग बाहर को, आर के अलोंग, ठीक है, प्लेन में, और नेगेटिव के लिए आर के अलोंग अंदर को, जब यहाँ पर आर के परपेंडिकुलर आ रहा है। समझ में आ गई बात, ठीक है। जबकि अब देखो फिर से आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी प्रोड्यूस बाय ए स्केलर चार्ज q, जबकि मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय द करंट एलिमेंट एंड करंट एलिमेंट इज आल्सो ए वेक्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर क्वांटिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए वेक्टर क्वांटिटी करंट एलिमेंट। दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस, अब मैं इसको सेंटर मान के इस पी को यहाँ पहुँचा दूँ, सेंटर माना हमने, एक आर्क खींच दिया इसको सेंटर मान के, तो इसका पोजीशन वेक्टर आर डैश कह दिया। अब ये 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो सर आपका ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो आर डैश क्यों लिखा, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो चुकी है, चेंज। हमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता सर, फॉर्मूले में 1/4π वही है, क्यू वही है, आर 5 मीटर था, इसके लिए भी आर 5 मीटर है। हाँ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंगल पर डिपेंडेंसी नहीं है मैग्नीट्यूड की, जबकि यहाँ पर डिपेंडेंसी एंगल पर भी है। डीएल क्रॉस आर का एक्चुअल मतलब डीएल आर साइन थीटा है, तो थीटा पर डिपेंड करेगा। तो अगर आप पी को यहाँ पहुँचाते हैं तो ना ही आई चेंज हुआ, ना ही डीएल चेंज हुआ, ना ही आर का लेंथ चेंज हुआ, लेकिन डीएल और आर के बीच का एंगल चेंज हो गया, तो मैग्नीट्यूड में ही फर्क पड़ेगा। तो यहाँ मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि यहाँ मैग्नीट्यूड घट गया। ये कौन सा डिफरेंस हो गया बेटा आपका, तीसरा डिफरेंस। समझ लो बात को, तो ये 3 आपके यहाँ पर डिफरेंस हो गए। कर लोगे ना इसको। तो इलेक्ट्रिक बायोसेवर्ट लॉ में द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P is depend upon the angle between DL and R. DL and R is depend angle between current element and position vector R. जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड आर की पोजीशन, मैग्नीट्यूड आर की डायरेक्शन डिपेंड करेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड आर की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगा, जबकि यहाँ पर डिपेंड करेगा। सिमिलरिटीज क्या है, बोथ आर फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर डिस्टेंसेस, बस। दूसरा क्या है, और एक काम और कर सकते हैं कि बायोसेवर्ट लॉ इज सेम एज द कूलम्ब, बायोसेवर्ट लॉ इन मैग्नेटिज्म एग्जैक्टली सेम एज द कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी। कूलम्ब्स लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बायोसेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सिमिलरिटीज नहीं बढ़ गई। डिफरेंस में पहला डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल, पॉइंट चार्ज, which is a scalar quantity. Electric field is a vector, that is the vector electric field is produced by a scalar quantity charge. Magnetic field produced by current element. Current element is a vector quantity, so magnetic field is produced by a current carrying element, that is current carrying element which is a vector. ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग लाइन जॉइनिंग, पॉइंट चार्ज को और रिक्वायर्ड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग बाहर को या अंदर को होगा। पॉजिटिव होगा तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग बाहर को, नेगेटिव होगा तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग अंदर को। जबकि करंट मैग्नेटिक फील्ड में जो आपका बी का डायरेक्शन है वो आर और डीएल दोनों के परपेंडिकुलर, बेसिकली आर के परपेंडिकुलर तो अंदर की ओर या आर के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगा, जबकि यहाँ पर आर के अलोंग होगा। दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आर की वैल्यू के चेंज होने पर चेंज नहीं होगा, आर की डायरेक्शन के चेंज होने पर चेंज नहीं होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। जबकि बायोसेवर्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आर की पोजीशन या आर का डायरेक्शन चेंज होने पर भी चेंज होगा, क्योंकि एंगल क्या हो चुका होगा भाई, आपका चेंज हो चुका होगा। तो इट इज़ द कंपेरिजन बिटवीन बायोसेवर्ट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। तो आज का पहला टॉपिक क्या था, वेक्टर फॉर्म बायोसेवर्ट लॉ। तो बायोसेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म आपको आ गया, डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, डीएल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। क्या रिलेशन है भाई, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी, या 1/√म्यू इंटू एप्सिलॉन इक्वल टू वी। व्हाट इज सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट। कहाँ, जिस मीडियम का परमेबिलिटी लिया है और जिस मीडियम का परमिटिविटी लिया है। एयर का परमेबिलिटी, एयर का परमिटिविटी के प्रोडक्ट के अंडर रूट का रेसिप्रोकल स्पीड ऑफ लाइट। अगर किसी मीडियम में चाहिए होता तो उसी मीडियम की परमेबिलिटी लेते हैं, उसी मीडियम का परमिटिविटी लेते हैं, उसका अंडर वो वी के बराबर होता। अगर ये वाटर का परमेबिलिटी है, ये वाटर का परमेबिलिटी है, ये वाटर का परमिटिविटी है, तो ये वाटर में लाइट का स्पीड होगा। तो 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी, रिप्रेजेंट सी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन जिस मीडियम का परमेबिलिटी और परमिटिविटी लोगे उसी मीडियम में वेलोसिटी की बात भी चलेगी। ठीक है, 2 हो गए।
तीसरा टॉपिक जो आज हमने पढ़ा वो पढ़ा कंपैरिजन बिटवीन बायो-सेवर्ट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ कूलम्ब्स लॉ में कंपैरिजन, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी आई हैं और कुछ डिफरेंसेस भी आए हैं, ये आप लोग करोगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं कल से एक दिन का वो गैप लेके नहीं चलेंगे भाई, कल से हम लोग डेली चलेंगे, ठीक है। आज ये वीडियो आ गया, कल मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ के नहीं, डेली आप सीक्वेंस में करते हैं, क्योंकि स्कूल 15 अगस्त तक तो नहीं खुलने हैं। अब 15 अगस्त के बाद भी कंफर्म नहीं कि स्कूल खुले ना खुले, तो किसी भी तरीके से मेरा टारगेट ये है कि सितंबर या अक्टूबर में आपका कोर्स किसी भी हाल में ख़त्म हो जाए। जैसे ही स्कूल खुले तो हम लगातार उसका रिवीजन करें और बोर्ड के अकॉर्डिंग आने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये थियोरेटिकल पोर्शन जितना भी अभी चल रहा है इसको आपको लगातार करना पड़ेगा। पढ़िए, एक बार पढ़ोगे तो आएगा, नहीं आता है तो दोबारा वीडियो देखिए, फिर भी नहीं आता है तो आप प्लीज़ ग्रुप में मैसेज कीजिए या आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। नहीं आ रहा तो मैं फिर से उस टॉपिक को दोबारा रिपीट करूँगा, लेकिन पढ़ना आप लोगों ने, यही आपका काम है। चलिए आज इतना ही करते हैं, थैंक यू।